हेलो एवरीवन दोस्तों, माय नेम इज जितेंद्र चौधरी और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल iTube क्लासेस में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं अपना वीकली करंट अफेयर का पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 1 2 3 4 5 ऑलरेडी हमारे चैनल पे आ चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। अभी बैक टू बैक हमारे बहुत सारे इस तरह करंट अफेयर के वीडियोस आने वाले हैं, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत नज़दीक है तो हम कोशिश करेंगे कि पिछले कम से कम साल भर का ये जो आपका करंट अफेयर का पोर्शन है हम लोग आज कवर कर दें आने वाले टाइम में। तो आज जो है हम लोग कुछ 5 या 6 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं और ये टॉपिक्स मोस्टली आपके ज्योग्राफी वाले पोर्शन से रहेंगे जिसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं। लेकिन बीच में जैसे हम लोग पॉलिटी, एनवायरमेंट इकोलॉजी, प्लेसेस इन न्यूज, साइंस अटैक, इस तरह के सारे करंट अफेयर आपके लिए लेके आएंगे। अगर आप इसी तरह की और वीडियोस चाहते हैं फ्यूचर में तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए तो ज़्यादा डिले बिल्कुल भी नहीं करते हैं, सीधा करते हैं काम की बात और चलते हैं पहले टॉपिक पे। सबसे पहला जो अपना टॉपिक आता है यहाँ पे बच्चों वो है येलोस्टोन नेशनल पार्क। ये अपने आप में बहुत यूनिक सा नेशनल पार्क है, क्योंकि इसको माना जाता है कि पूरी दुनिया का ये एक्चुअली पहला नेशनल पार्क था, फर्स्ट नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। अभी ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि इसने अपनी 151वीं जो है एनिवर्सरी इसने मनाई है, मतलब 151 ईयर्स इसको हो गए हैं। कहां पे पड़ता है आप यहाँ पे क्लियरली इसमें देख सकते हो मैप के अंदर। ये आपका जो है वेस्टर्न पार्ट ऑफ या नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अमेरिका के अंदर पड़ता है। इसका नाम है येलोस्टोन नेशनल पार्क। दुनिया का सबसे फेमस एक गीजर है जिसको कहा जाता है ओल्ड फेथफुल गीजर। मतलब गीजर का मतलब ये है कि जो हमारी धरती होती है उसके अंदर से ही प्रेशर की वजह से बहुत प्रेशर के साथ जो है एक गीजर फूटता है, एक नीचे से पानी निकलता है और हर 5 या 7 मिनट के बाद एक बार ये प्रेशर बनता है और वो बाहर निकलता है। इसे कहा जाता है ओल्ड फेथफुल गीजर। बहुत पॉपुलर है, एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है माना जाता है। जो रॉकीज माउंटेन है बेसिकली, तो रॉकीज साउथ सेंट्रल रॉकीज फॉरेस्ट जो है रीजन के अंदर ये पाया जाता है। सब अल्पाइन फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं। एक अल्पाइन फॉरेस्ट होते हैं जो कि हमारे उन जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पे हाई माउंटेन्स होती हैं और वो स्नो कवर्ड रहती हैं, जैसे एल्प्स पे देख लीजिए, हिमालयाज पे देख लीजिए। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं रहता। मतलब यहाँ पे समर्स के अंदर टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है लेकिन विंटर में टेम्परेचर बहुत ही कम चला जाता है, इसलिए थोड़ा मिक्स टाइप की वेजिटेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके अलावा कुछ चीज़ें आप देख सकते हो कौन कौन सी रिवर्स यहाँ पे हैं। स्नेक एक रिवर है, मिजूरी हमारे पास एक रिवर है, कोलोराडो हमारे पास एक रिवर है। तो ये रिवर जो है इस जगह से निकलती हैं। और इसके अलावा येलोस्टोन नेशनल पार्क के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा काल्डेरा भी पाया जाता है। दोस्तों काल्डेरा क्या होता है आपको हल्का सा बता देता हूं। जो हमारे वोल्केनिक पीक्स होते हैं, वोल्केनिक पीक जब अपने ही वेट की वजह से इम्प्लोड हो जाते हैं, मतलब उन जमीन में धंस जाते हैं, तो उन वोल्केनिक पीक्स के टॉप के ऊपर एक गड्ढा सा बन जाता है, लार्ज डिप्रेशन बन जाता है। इसके अंदर जब पानी भर जाता है तो इसे हम लोग काल्डेरा कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा येलोस्टोन काल्डेरा भी यहाँ पे पाया जाता है। तो ये कुछ कुछ लोकेशन जो है आपको देखनी रहेगी, न्यूज में था तो थोड़ा आप इसको देख सकते हो। एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो मैच द फॉलोइंग आपको पूछ सकता है। 3-4 नेशनल पार्क के नाम आपको देगा, उसमें थोड़ा सा आपको मैच करना रहता है। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आता है वो आता है कमर्शियल एक्सप्लोरेशन ऑफ द लिथियम इन जम्मू एंड कश्मीर। ये टॉपिक आपने बहुत सुना होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि भाई इंडिया में बहुत बड़े रिजर्व खोजे गए हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। आपको ये बताता चलूं कि जो खोज हुई है लिथियम रिजर्व्स की, अभी वो फाइनल नहीं है, अभी वो प्राइमरी एस्टिमेशन लगाए जा रहे हैं। अभी फ्यूचर में और थोड़ी डिस्कवरीज होंगी, सर्वेज वगैरह होंगे, रिसर्च होगी, तब फाइनली पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो इनिशियल रिपोर्ट्स हैं वो ये कहती हैं, जो सर्वे किया गया है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, कि 5.9 मिलियन टन के रिजर्व हो सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। उस पर्टिकुलर जगह का नाम आपसे पूछेंगे, उसका नाम है सलाल हेमाना एरिया। ये आपने याद रखना है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आपसे पूछेगा। उसके अलावा आपसे और क्या पूछ सकता है इंटरनेशनल ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से? लिथियम ट्रायंगल आपको पूछ सकता है। लिथियम ट्रायंगल दोस्तों क्या होता है? बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना, ये 3 कंट्री दुनिया के ऐसे हैं जहां पे सबसे ज्यादा लिथियम की रिजर्व्स पाए जाते हैं, जहां से लिथियम निकाला जाता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, चिली है एक तरफ बोलीविया है, ठीक है, आप ये एक तरफ अर्जेंटीना है, ये पूरा
ट्राइंगल आपका यहाँ पे बन जाता है। कुछ जगह का नाम आपसे पूछ सकता है क्योंकि आजकल काफी न्यूज में है ये। एंडीज, पहली बात तो यहाँ पे जो है एंडीज माउंटेन रेंज है जहां पे ये पाया जाता है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा, अटाकामा डेजर्ट भी यहीं पे पड़ता है, तो वहां पे आपको जो है लिथियम निकालने को मिलेगा। दोस्तों लिथियम मिलता कहाँ है? लिथियम मिलता है जहां पे बहुत ज्यादा सोल्ट की मात्रा पाई जाती है। आप ये क्लियरली देख सकते हो, इस सोल्ट में से जो है लिथियम को अलग निकाल लिया जाता है बाद में। तो ये जो बोलीविया वाला एरिया है, अर्जेंटीना वाला एरिया है, यहाँ पे इस तरह के बहुत बड़े बड़े सोल्ट पैन्स पाए जाते हैं। हजारों हजारों किलोमीटर तक आपको सोल्ट पैन देखने को मिलते हैं। जो 3 सबसे बड़े एरियाज हैं वो आपको नाम याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सलार डे युआनी ये बोलीविया में है, सलार डे अटाकामा ये चिली में है, सलार डेल होम्ब्रे मोत्रो ये जो है आपका अर्जेंटीना के अंदर पड़ता है। ये 3 आप याद रखेंगे तो एग्जाम में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आजकल रिसोर्स बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो प्रीलिम्स में आपको लिथियम के बारे में ओवरऑल पता होना चाहिए। लिथियम दोस्तों दुनिया की सबसे लाइटेस्ट मेटल जो है मानी जाती है, जो कि अर्थ के ऊपर मौजूद है। अल्कली फैमिली से होती है। अल्कली फैमिली कौन सी होती है आप देख सकते हो, ये हमारी पीरियोडिक टेबल है और यहाँ पे जो रेड कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं, हाइड्रोजन को छोड़ के ये सब आपकी अल्कली मेटल्स होती हैं। लाइट वेट होती हैं और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी होती हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी कम रहता है। तो कुछ कुछ प्रॉपर्टी होती है अल्कली मेटल्स की, जिसमें से लिथियम भी अपनी एक रहती है। लिथियम काफ़ी लेस डेंसिटी होती है। इट्स डेंसिटी इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दैट ऑफ द वाटर। मतलब अगर आप लिथियम को पानी के ऊपर आप डालोगे तो वो फ्लोट करेगा, वो डूबेगा नहीं। हालांकि मेटल है लेकिन उसके बावजूद भी नहीं डूबता है। लिथियम के बहुत सारे यूज़ होते हैं, इसलिए इसे क्रिटिकल मेटल भी कहा जाता है। हमारे जो स्मार्ट वॉच होती हैं, मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, जो उनके अंदर बैटरीज होती हैं, वहाँ पे लिथियम आयन बैटरी का यूज़ किया जाता है। फाइटर प्लेन जो जेट्स वगैरह होते हैं हमारे, वो उसके अंदर उनकी जो बॉडी होती है लिथियम डाला जाता है, क्योंकि ये काफ़ी लाइट इन वेट होता है। जो हमारी क्लॉक्स होते हैं, घड़ियाँ वगैरह होती हैं, वहाँ पे भी हम लोग जो है सेल यूज़ करते हैं, बटन सेल्स वगैरह छोटे छोटे जो होते हैं, वहाँ पे लिथियम का यूज़ होता है। बहुत क्रिटिकल टाइप ऑफ मेटल माना जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की जो बैटरी होती है वहाँ पे भी लिथियम का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा जो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के साथ मिक्स करके जो है अलॉयज बनाए जाते हैं, वहाँ पे भी लिथियम का यूज़ होता है। इसकी कुछ मेडिकल प्रॉपर्टीज भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर ऑफ द लिथियम, लिथियम इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, इस तरह से सवाल आ जाता है एग्जाम में। लिथियम का एक मेडिकल बेनिफिट ये होता है दोस्तों, जिसको डिप्रेशन की बीमारी होती है, टेंशन की बीमारी होती है, थोड़े मेंटल इश्यूज होते हैं, उन जिनको बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, तो थोड़ी सी मात्रा में उनको लिथियम दिया जा सकता है। एंटी डिप्रेसेंट जो है मेडिसिन में इसका यूज़ किया जाता है। तो कुछ कुछ चीज़ें आपको लिथियम के बारे में पता होनी चाहिए। लिथियम के रिजर्व कहाँ पाए जाते हैं, इंडिया में कहाँ खोज हुई है, ये आपको लिथियम ट्रायंगल के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। और अगर आप टॉप 5 कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पे बोलीविया, अर्जेंटीना, यूएस, चिली और ऑस्ट्रेलिया, चाइना और यहाँ पे आ गया है इंडिया। तो आप ये क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आता है बोलता है फ्लड्स अकरिंग इन द येलो रिवर। तो येलो रिवर में काफ़ी भयंकर फ्लड आया था पिछले दिनों, तो इसलिए थोड़ा सा आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए, जो चाइना की सबसे बड़ी जो 2 रिवर होती हैं, एक है आपकी यांगजी रिवर और दूसरी है आपकी येलो रिवर। यांगजी रिवर को चाइना में कहा जाता है चैंगजियांग और येलो रिवर को कहा जाता है हुआंगहे। ये थोड़ा आपने याद रखना है। येलो रिवर पड़ती है नॉर्थ ऑफ यांगजी रिवर। ये कुछ कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और दोनों का जो सोर्स होता है वो सेंट्रल चाइना के अंदर रहता है। फ्लड आया था इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा। फ्लड आने का एक जो रीज़न है वो ये है कि जो ये रिवर है येलो रिवर, इसके दोनों तरफ जो है एम्बैंकमेंट्स बना दी गई, मतलब ढलान बना दी गई दोनों साइड में एम्बैंकमेंट्स, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो पेमेंट बनाने की वजह से पानी का फ्लो बहुत फास्ट हो गया और जिसकी वजह से जो है वो फ्लड का कारण बना। तो येलो रिवर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको डेफिनेटली एग्जाम में पूछी जा सकती है। चाइना की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, पहले नंबर पे यांगजी आती है, दूसरे पे ये आती है। दुनिया की 5th लॉन्गेस्ट रिवर ये मानी जाती है। कमेंट सेक्शन में आप नीचे ये बताएंगे कि दुनिया की पहले नंबर की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है। कमेंट सेक्शन में आपका मैं वेट करूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो तिब्बत प्लेटू से ओरिजिनेट होती है और जहां पे पड़ते हैं आपका बैंकला माउंटेन्स, वहां से जो है आपको ये ओरिजिनेट होती दिखती है, राइट। इसका जो बोहाई सी है आपका, वहां पे जाके इसका ये फाइनली डेल्टा बनाती है और वहां पे जाके गिर जाती है। ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए।
वर्ल्ड की मडिएस्ट रिवर इसको माना जाता है। मडिएस्ट, सबसे ज्यादा मिट्टी सेडिमेंट्स इसके अंदर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो रिवर होती है बड़ी खास जगह से गुजरती है, जिसे कहा जाता है लोएस सेडिमेंट्स। चाइना के सेंट्रल चाइना में एक प्लेटू पड़ता है, लोएस प्लेटू, जहां पे बहुत ज्यादा मिट्टी पाई जाती है, अलूवियल सॉइल वहां पे होती है। वहां से जब ये रिवर गुजरती है तो सेडिमेंट अपना इकट्ठा कर लेती है, इसलिए इसे मडिएस्ट मेजर रिवर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। कौन कौन से प्रोविंस से होकर गुजरती है, किंगी, सिंचियान वगैरह, ये इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हो। ट्रिब्यूटरीज, ब्लैक रिवर, व्हाइट रिवर, ताऊ रिवर, हुंगजी रिवर, फैन रिवर, लाओ रिवर, वे रिवर। अगर आप याद कर सकते हो तो कर लीजिए, नहीं कर सकते हो तो कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा आप देख सकते हो। सेकंड लार्जेस्ट जो वाटरफॉल है चाइना का, जिसका नाम है हुकई वाटरफॉल, ये भी आपका येलो रिवर पे देखने को मिलता है। चाइना की जो बिगेस्ट लेक है कुंगाई लेक, ये भी आपको येलो रिवर पे देखने को मिलती है। ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो आता है आपका तेजा चिली। चिली मतलब मिर्चा, मिर्ची जिसको बोलते हैं। द हिंदू में भी आर्टिकल आया था, तेलंगानाज तेजा चिली इज हॉट प्रॉपर्टी इन मैनी नेशंस। इसकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है बहुत सारे देशों में, जिसकी वजह से इंडिया में इसका जो प्राइस है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है। खासकर तेलंगाना के अंदर जो खम्मम डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा तेजा चिली प्रोड्यूस की जाती है। बड़े काम की चीज़ है भैया। पेपर स्प्रे जो होता है उसमें इसका चिली का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा जो शिप्स होते हैं, जो जहाज होते हैं, उनके नीचे नीचे की तरफ एज अ प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में भी तेजा चिली को पेस्ट किया जाता है। कलरिंग एजेंट के रूप में भी जो है इसका यूज़ होता है। तो ये यूज़ कुछ आपसे वो डेफिनेटली पूछ सकता है। बट तेजा चिली जो है वो इंडिया की ओरिजिनल नहीं है। तेजा चिली नॉर्थ मैक्सिको के अंदर इसको सबसे पहले उगाया गया था, कल्टीवेट किया गया था। फिर पोर्तुगीज के द्वारा इसको इंडिया में लेके आया गया। पोर्तुगीज चिली जो है गुंटूर चिली की ही एक वैरायटी मानी जाती है, और ये एक फ्रूट है। ये जो मिर्ची है वो एक फ्रूट है जो कि जीनस कैप्सिकम फ्रूट वैरायटी से बिलोंग करता है। बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए, दुनिया भर के एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर पाए जाते हैं। कंजेशन को क्लियर करता है, वेट लॉस में हेल्प करता है, ऐसा भी माना जाता है। आपके मूड को अच्छा करता है, पेन को रिड्यूस करता है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज इसके अंदर पाई जाती हैं, तो स्किन इन्फेक्शन वगैरह होता है उसको भी रिड्यूस कर देता है। उसके अलावा जो पोरोसिस की प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे प्रोस्टेट कैंसर वगैरह हो जाता है, सूजन वगैरह आ जाती है, तो उसमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में एग्रीकल्चर सेक्टर से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप देख सकते हो 2021 में देयर वाज वन क्वेश्चन फ्रॉम द ट्री बोर्ड ऑफ इंडिया। इन 2021 ऑल्सो देयर वर वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम द मोरिंगा, जो ड्रमस्टिक ट्री होता है उससे जो है क्वेश्चंस आते हैं। एग्रीकल्चर प्रीलिम्स में अगर आप देखें पिछले 5-7 सालों में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो गया है, तो ये थोड़ा आपको देखना रहेगा। इसका आंसर मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आप क्वेश्चन आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होता है दोस्तों वो रहता है राखिन गढ़ी। राखिन गढ़ी वैसे आपको अच्छे से आता ही होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपने जब पढ़ते हैं तो राखिन गढ़ी के बारे में तो हम लोग डेफिनेटली पढ़ते हैं। बहुत बार प्रीलिम्स में वो साइट्स का नाम भी आ जाता है, जैसे राखिन गढ़ी, मोहनजोदाड़ो, लोथल, धोलावीरा। एक तरफ आपको वो साइट का नाम देगा और दूसरी तरफ आपको स्टेट्स का नाम देता है। इस तरह से मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। राखिन गढ़ी इस समय न्यूज़ में था, तो उसका जो पूरा है वो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए ये जो ग्रीन कलर की आपको जो नजर आ रही है ये आपकी पड़ती है इंडस रिवर, राइट। इंडस रिवर एक जमाना हुआ करता था जब यहाँ पे सरस्वती रिवर भी फ्लो किया करती थी। आज के जमाने में जो हमारी घग्गर रिवर है, घाघरा रिवर है, जो कि अभी खत्म हो जाती है यहीं पे। घाघरा रिवर वॉज अ पार्ट ऑफ सरस्वती रिवर, और उस समय ये जो सिविलाइजेशन है, ठीक है, वो इंडस रिवर और सरस्वती रिवर के आसपास हुआ करती थी। अब हरियाणा में यहाँ पे देख सकते हो, हरियाणा में जो हिसार डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे पड़ती है आपकी राखिनगिरी। इसके तरफ जींद है, ये हिसार के अंदर डिस्ट्रिक्ट है। एक छोटा सिटी है हांसी, इधर पड़ जाता है आपका हिसार। तो पहली बात तो ये हिसार के अंदर है। दूसरी बात ये है कि जैसे जैसे इसकी एक्सकवेशन की जा रही है, खुदाई की जा रही है, इसका एरिया बढ़ता ही चला जा रहा है। आज के समय में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, उन दोनों से ज़्यादा जो साइज है वो राखिनगिरी का है। तो ऑफिशियली आप ये कह सकते हो राखिनगढ़ी एक्चुअली इज द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। घग्गर हाकरा जो रिवर है, जो वहाँ पे ये आपको देखने को मिलता है। 2600 से लेके 1900 BCE
का जो है वो टाइम पीरियड जो है इसका मेजर किया गया है। अभी अपडेट हो सकता है क्योंकि एक्सकवेशन लगा हुआ है वहाँ पे चलती रहती है। कई सारी इंपॉर्टेंट सील्स वहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट सील वहाँ पे देखने को मिली है जिसके ऊपर एक एलिगेटर बना हुआ है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वो एलिगेटर वाली सील एक्चुअली राखिनगढ़ी से बिलोंग करती है। उसके अलावा 2 महिलाओं के स्केलेटन्स वहाँ पे पाए गए हैं जिनको वहाँ पे दफनाया गया था, और उनके साथ साथ जो है बहुत सारी पोटरी और ज्वेलरी वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, अमरेंद्र नाथ जी के द्वारा सबसे पहली बार राखिनगढ़ी साइट को एक्सकवेट किया गया था, उसकी खुदाई की गई थी। आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो 2017 में देयर वाज वन क्वेश्चन, 2013 में भी देयर वाज वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन। तो ये एंशिएंट इंडिया से जैसे ऋग्वेद, आयरन और इंडस वैली पीपल, यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है जिसका आंसर भी मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है, आप देख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो यहाँ पे देख सकते हो दे वर्शिप्ड बोथ मेल एंड द फीमेल डेटीज, दोनों की ही पूजा की जाती थी, राइट। दे पोजेस्ड ग्रेट पैलेसेस एंड द टेम्पल्स, अब तक ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला है कि बहुत हाई प्रोफाइल पैलेस और टेम्पल वहाँ पे हुआ करते थे। दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रोन चैरियट, नहीं, अब तक हॉर्स का कोई ऐसा खास प्रूफ नहीं मिला है इंडस वैली सिविलाइजेशन के द्वारा, मतलब हॉर्सेस वहाँ पे नहीं थे। जब बाद में आर्यन लोग आए तो उन्होंने हॉर्सेस को वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। ये कुछ आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनाटोलियन प्लेट, ये काफ़ी न्यूज़ में रही, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे अभी अर्थक्वेक आया था टर्की के अंदर जिसमें कई हजार लोगों की अनफॉर्चुनेट सी डेथ भी हो गई है। तो ये गाजियानटेप जो नाम का जो सिटी है यहाँ पे उसका एपिक सेंटर था। एपिक सेंटर दोस्तों वो प्लेस होता है सरफेस के ऊपर जहाँ पे अर्थक्वेक वेव्स, सीज्मिक वेव्स सबसे पहले पहुँचती हैं और जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। ये जो ग्रीन कलर की आपको यहाँ पे लाइन्स दिखाई दे रही हैं ये फोल्ट हैं। फोल्ट का मतलब ये होता है कि ये जो प्लेट्स होती हैं हमारी, जो सीज्मिक प्लेट्स होती हैं, जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं या जो टेक्टोनिक प्लेट्स जिसको आप बोलते हो, आपने एनसीईआरटी के अंदर ये सब कुछ पढ़ा होगा शायद। नहीं पढ़ा है तो जाके प्लीज़ ज़रूर पढ़ें, अपना जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट होता है। तो ये प्लेट्स के मार्जिन्स हैं बेसिकली। तो यहाँ पे 3 प्लेट आपको नज़र आ रही हैं। एक तरफ है आपकी अरेबियन प्लेट, एक तरफ है आपकी अफ्रीकन प्लेट और एक तरफ हो जाता है एनाटोलियन प्लेट। यानी कि टर्की जो है 90% से ज़्यादा टर्की एनाटोलियन प्लेट के ऊपर स्थित है, इसके ऊपर वो सिचुएटेड है। और क्योंकि ये तीनों प्लेट आपस में मूव करती रहती हैं, कभी कभी वो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है, कभी दूर जाती रहती हैं, तो उस मूवमेंट की वजह से ये काफ़ी एरिया में जो है अर्थक्वेक आता है। तो टर्की में अभी 7.8 रिक्टर स्केल पे अर्थक्वेक की जो है पावर मेजर की गई थी। तो ये थोड़ा आपको यहाँ पे आइडिया होना चाहिए। टर्की जो है वो अफ्रीकन, अरेबियन और यूरेशियन प्लेट के बीच में पड़ता है। एनाटोलियन प्लेट जो है दोस्तों एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है। हमारे पास एक ओशियानिक प्लेट भी होती है, कॉन्टिनेंटल होती है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके अंदर क्या रहता है, एशिया माइनर पेनिनसुला जो कि टर्की के अंदर है वो ज़्यादातर इसके अंदर में रहता है। इसके ईस्ट में क्या है, एनाटोलियन फोल्ट बढ़ता है, ठीक है। लेफ्ट में जो है एक दूसरा ट्रांसफॉर्म जो है फोल्ट यहाँ पे रहता है, और ये साउथ में जो और साउथ वेस्ट में कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री बनाती है अफ्रीकन प्लेट के साथ। उस कन्वर्जेंस की वजह से क्या होता है, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है और यहाँ पे बहुत सारी डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है जिसकी वजह से हमारा अर्थक्वेक आता है, ठीक है। ये इतना आपके लिए इंफॉर्मेशन काफ़ी है अगर आपको जानना है। तो एग्जाम में आपसे मेजर प्लेट्स, माइनर प्लेट्स वगैरह के बारे में एग्जाम में पूछ सकता है। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, कुछ इन प्लेट बाउंड्रीज के बारे में भी पूछ सकता है, ईस्ट वेस्ट में कौन सी हैं एंड ऑल दैट। इस तरह की इन्फॉर्मेशन एग्जाम में आपसे पूछता है। आप जैसा कि देख भी सकते हो 2022 में देयर वाज वन क्वेश्चन ऑलरेडी फ्रॉम देयर। तो ये कुछ प्लेसेस इन न्यूज़ थे। एनाटोलिया ये देखें यहाँ पे आ गया, तो ये टर्की के साथ मैच करता है, राइट। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस जो इंटरनेशनल प्लेसेस जो न्यूज़ में होते हैं, चाहे वो कोई प्लेट हो, चाहे वो सिटी हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशंस हो, ये कुछ आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ लेते हैं एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। रण ऑफ कच्छ से जो है वो सीधी सीधी न्यूज़ आती है, क्योंकि G20 जो टूरिज्म वर्किंग ग्रुप है उसकी जो सबसे पहली मीटिंग हुई है वो एक्चुअली कच्छ रीजन के अंदर ही हुई है। कच्छ रीजन आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। तो हमारे यहाँ पे 2 कच्छ रन होते हैं बेसिकली, एक होता है ग्रेट रन ऑफ कच्छ और दूसरा होता है लिटिल रन ऑफ कच्छ, जो थोड़ा सा इसके साउथ में पड़ता है। ऊपर वाला जो है उधर नॉर्थ में आप देख सकते हो। इधर आपका आ जाता है कराची, और फिर कराची के साइड में ही आपका इधर आ जाता है आपके जो इंडस वैली जो इंडस रिवर है उसका डेल्टा आ जाता है। तो ये कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए रिक्वायर्ड है। तो दीज आर द लार्ज एरियाज ऑफ द सोल्ट मार्शिस, मतलब जो यहाँ पे नमक के बड़े बड़े जो है आपको जगह मिलती है मार्शिस की, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री के बीच में है। कच्छ डिस्ट्रिक्ट और गुजरात में है। थोड़ा सा इसका हिस्सा पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस के अंदर भी पाया जाता है। ग्रेट और लिटिल ये 2 तरह का रहता है, ये आपको मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है। इंडस रिवर का जो डेल्टा है वो इसके वेस्ट साइड में बनता है पाकिस्तान में ऑफ कोर्स, ठीक है जी।
कुछ कुछ इंफॉर्मेशन। लिटिल रन ऑफ कच्छ इज होम टू द इंडियन वाइल्ड एस, जिसे हम लोग खुर कहते हैं। ये वाइल्ड एस है जो कि गुजरात में ही पाए जाते हैं, एशियन वाइल्ड एस। तो खुर उसको जो है वहाँ पे लोकल नाम होता है। उसके अलावा अगर आप कोस्टल एरिया में जाओगे तो वहाँ पे आपको मैंग्रोव्स वगैरह भी देखने को मिलता है और डेजर्ट वेजिटेशन आपको बीच में दिखाई देती है। न्यूलोथिक सेटलमेंट्स यहाँ पर को पाई जाती हैं। इट वॉज लेटर इनहेबिटेड बाय द इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल एज वेल एज मौर्य एंड द गुप्ता एम्पायर्स ऑफ इंडिया। कुछ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इतनी आपके लिए सफिशिएंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोलोमन आइलैंड ये काफ़ी न्यूज़ में रहा पिछले दिनों, क्योंकि बड़े सालों के बाद अब 1993 के बाद से अमेरिका की एम्बेसी जो है वहाँ पे बंद हो गई थी। अमेरिका ने सोलोमन आइलैंड के अंदर दोबारा से अपनी एम्बेसी को ओपन किया है। क्यों ओपन किया आपको मैं बताता चलता हूँ। पहले आप लोकेशन यहाँ पे देख सकते हैं। इधर आपका पड़ जाता है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे आ जाता है आपका ग्रेट बैरियर रीफ, ये आ जाता है आपका कोरल सी। कोरल सी से थोड़ा सा आगे चलोगे तो यहाँ पे आ जाते हैं सोलोमन आइलैंड्स। सोलोमन आइलैंड के नीचे आता है आपका वनातू आइलैंड, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इधर आ जाता है फिजी, तुवालू, किरीबाती। ये थोड़ा सा आपको जो है देखना रहेगा इस रीजन के अंदर कौन कौन से आइलैंड्स हैं, तो आपको पूछ सकता है एग्जाम में, क्योंकि वो सभी के सभी ये न्यूज़ में थे। अभी रीज़न क्या है मैं आपको थोड़ा बताता चलूँ। सोलोमन आइलैंड बेसिकली क्या कर रहा था, वो ताइवान को प्रॉपर कंट्री मानता था और ताइवान के साथ उसके सीधे सीधे रिलेशन हुआ करते थे। लेकिन चाइना ने सोलोमन आइलैंड के ऊपर प्रेशर डाला और सोलोमन आइलैंड ने ताइवान के साथ अपनी रिलेशन को ख़त्म कर दिया है और उन्होंने ताइवान को कह दिया है कि हम आपको इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं मानते। तो चाइना के प्रेशर में वो सब हुआ। सोलोमन आइलैंड ने चाइना के साथ एक सीक्रेट डिफेंस डील भी किया है। तो क्योंकि सीक्रेट है तो हमें पता नहीं है उसके बारे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो एक तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और दूसरा यहाँ पे जो अमेरिका का इन्फ्लुएंस था वो धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस इंक्रीज होने लगा। अब चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने यहाँ पे अपनी एम्बेसी ओपन की है। इसीलिए जो है ये न्यूज़ में था, आपको पता होना चाहिए। यहाँ की जो कैपिटल है होनाइरा, ये इसके लार्जेस्ट आइलैंड के ऊपर स्थित है। सोलोमन आइलैंड के अंदर जो एथिकली सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है वो मलेशियन ग्रुप्स की रहती है, ठीक है, मिलानेशियन ग्रुप्स। उसके अलावा यहाँ पे और भी छोटे छोटे ग्रुप पाए जाते हैं मिलेनेशियंस के द्वारा। इसातु बस ये वहाँ पे पाए जाते हैं। और उसके अलावा जो है ग्वांडलांकन, उसके अलावा जो है मलेतन, ये कुछ एथनिक ग्रुप्स वहाँ पे पाए जाते हैं जो आपस में झगड़ते भी रहते हैं। ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। यह कंट्री कॉमनवेल्थ का भी मेंबर है। तो आपसे एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री आर अ पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ और नॉट अ पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ। इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट 2020 के हिसाब से सोलोमन आइलैंड दुनिया का सेकंड हाईएस्ट डिजास्टर रिस्क कंट्री माना जाता है। सबसे पहले पे कौन है, वो इसी का पड़ोसी देश है, ये जो है वनुआतू करके, ये पहले नंबर पे आता है, ये दूसरे पे आता है। क्योंकि ये बहुत लो लाइंग आइलैंड्स हैं। अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से कल को टेम्परेचर बढ़ता है और ओशन लेवल इंक्रीज होता है तो ये जो कंट्रीज हैं, आइलैंड्स हैं, वो डूब सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। इससे ज़्यादा आपको इसकी इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीस्ता रिवर के बारे में यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है, क्योंकि तीस्ता रिवर जो है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक बड़ा ही कंट्रोवर्सी का मुद्दा रहा है और हम दोनों के बीच में इसको लेके काफ़ी इश्यूज भी क्रिएट हुए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये अपनी तीस्ता आती है। तो तीस्ता सिक्किम से ओरिजिनेट होती है। उसके बाद ये थोड़ा सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, यहाँ से पार होने के बाद बांग्लादेश के अंदर एंट्री करती है। तो आपको थोड़ी तीस्ता के बारे में पता होना चाहिए। अभी थोड़े टाइम पहले इंडियन एक्सप्रेस में भी यहाँ पे आर्टिकल आया था, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आर्टिकल आया था। तो तीस्ता दोस्तों राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, किसकी, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है बांग्लादेश के अंदर, जमुना कहा जाता है। ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, ये ओरिजिनेट होती है सोलामो लेक। सोलामो लेक के पास में एक ग्लेशियर पड़ता है जिसे कहा जाता है पाहुनी ग्लेशियर और खांगजे ग्लेशियर। ये आपको थोड़ा नाम याद रखना है जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, राइट। सिक्किम से ओरिजिनेट होती है, बाद में बांग्लादेश में, सिक्किम, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश यहाँ से एंट्री करती है। ये जो ज़्यादातर तो इंडिया के अंदर ही जाती है, इसका 17% जो है वो बांग्लादेश के अंदर हिस्सा पड़ता है। ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, तीस्ता रिवर के ऊपर जो है 2 बराज बनाए गए हैं। एक का नाम है गजोलदबा और एक का नाम है दुआनी। ये जो बराज होते हैं, डैम्स होते हैं, रेजर्वायर्स होते हैं, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं।
ट्रिब्यूटरीज अगर आप याद करना चाहो तो डेफिनेटली याद कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आपको बताता चलूँ 2022 में भी यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। हाउ मैनी ऑफ द पेयर्स अब करेक्ट द मैच, तो आपसे जो है रेजर्वोयर्स और स्टेट्स पूछा गया है। तो ये रेजर्वोयर्स अलग अलग रिवर्स पे ही हैं। तो जब हम लोग ड्रेनेज सिस्टम पढ़ते हैं तो ड्रेनेज सिस्टम में हमें हर रिवर के ट्रिब्यूटरीज, उसके ऊपर जो डैम बनाए गए हैं, स्टेट्स हैं वगैरह, वो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ स्टार, अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने एक स्टेटमेंट दिया था राज्यसभा के अंदर, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट इज द नॉर्थ स्टार ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस वर्ड का उन्होंने यूज किया था। दोस्तों नॉर्थ स्टार का मतलब क्या होता है? नॉर्थ स्टार का मतलब होता है रास्ता दिखाने वाला। पुराने ज़माने में कंपास वगैरह तो हुआ नहीं करते थे। जो पुराने हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे वो आसमान में चमकते हुए नॉर्थ स्टार का यूज़ किया करते थे डायरेक्शंस को मेज़र करने के लिए रात के समय में, क्योंकि वो सबसे चमकने वाला सितारा हुआ करता था। आप उसको देख के बता सकते हो कौन सी साइड में नॉर्थ है, कौन सी साइड में साउथ है। आप यहाँ पे देख सकते हो। हमारा दोस्तों जो नॉर्थ पोल होता है उसके बिल्कुल ऊपर जो है आपका पोलारिस स्टार होता है, मतलब ये हमारा नॉर्थ स्टार है। अगर आप नॉर्थ स्टार आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आप नॉर्थ और साउथ आइडेंटिफाई कर सकते हो, वेस्ट और ईस्ट भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो अगर जंगल वगैरह में भटक गए हो तो इसकी सहायता से आप रास्ता ढूंढ सकते हो। तो ये होता है आपका पोलारिस, जो कि आपका नॉर्थ स्टार पड़ता है। काफ़ी चमकीला होता है, हमारे सन से 2500 टाइम्स जो है वो ये एल्यूमिनेट होता है, राइट। एक तो आपको ये पता होना चाहिए। नेविगेशन के इसके लिए पहले यूज़ किया जाता था। हमारा जो कॉन्स्टलेशन होता है उर्सा माइनर, देखिए ये हमारा कॉन्स्टलेशन है उर्सा माइनर, और इस उर्सा माइनर के देखिए उर्सा माइनर में क्या रहता है 1 2 3 4 5 6 और 7 स्टार होती है सप्तऋषि, और इसके जो आखिरी स्टार है यहाँ पे, ठीक है, वो आपको जो है नॉर्थ स्टार पड़ता है। तो ये जो सेलेस्टेशंस हैं और ये तो कॉन्स्टलेशंस हैं, हमारे पुराने वेदों में, शास्त्रों में ये सब बताए जाते हैं, और उनके हेल्प से फिर जो हम लोग रास्ता भी ढूंढ सकते थे। अर्थ से 323 लाइट ईयर्स जो है ये दूर पड़ता है। लाइट ईयर दोस्तों वो टाइम का यूनिट नहीं है, वो डिस्टेंस का यूनिट होता है। यानी कि एक सनलाइट एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ये उसकी यूनिट होती है लाइट ईयर। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया इसके बारे में होना चाहिए। इसकी पोजीशन जो है वो ऑफ कोर्स फिक्स रहती है। इसको आप रात को सिर्फ नॉर्थ हेमिस्फीयर में ही देख सकते हो। आप जैसे ही साउथ हेमिस्फीयर में जाते हो, साउथ ऑफ इक्वेटर, आप इसको नहीं देख सकते। ऑफ कोर्स ये क्योंकि यार सीधा सी बात है, आप अगर अर्थ तो कर्व है ना, तब नीचे यहाँ पे जाओगे तब वो कर्व की वजह से दिखाई नहीं देगा। आप जब नॉर्थ में रहते हो आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ पे क्लियरली देख भी सकते हो 2022 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, 2019 में भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि जो अर्थ की रोटेशन होती है, रेवोल्यूशन होती है, यस, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, इक्विनोक्स, सीजन्स, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में। तो 2022 में भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर वो कब होता है? सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ द जून, क्योंकि 21 जून को क्या होता है? समर सोलिस्टिस होता है। उस दिन जो सन होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वर्टिकल होता है, तो ये सबसे लॉन्गेस्ट दिन होता है। तो ये क्या होगा? सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ द जून। यस, 2019 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था ऑन 21 जून। देखिए 2 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से पूछ लिए गए हैं। डज नॉट बिलो द होराइजन ऑफ द आर्कटिक सर्कल। यस, ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। चलिए तो आज जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बहुत ज़्यादा टॉपिक्स मैंने आज कवर नहीं किए हैं, बट धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, ये बहुत फ्रीक्वेंटली हम लोग करंट अफेयर्स आपके लिए लेके आएंगे। और अगर आप प्रीलिम्स लिख रहे हो 2023 वाला, या इवन आप 2024 वाला भी कर रहे हो, तो भी आपको बेसिक टॉपिक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में जो है अपने फीडबैक हमें दे सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फ्यूचर में इस तरह की बहुत सारी वीडियो हम लोग लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।